हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था वो था सेमीकंडक्टर्स पर, और आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे वो प्योर सब्सटेंसेस हुआ करते थे और जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर होती थी। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो उनमें क्या होता था कि वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते थे, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी हुआ करती थी। ऐसे ही दूसरे टाइप के हमने बताए थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इम्प्योरिटी मिलाने से तैयार होते थे, या ये कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो डोपिंग से बनते थे। और ये दो टाइप के थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक तो एन टाइप और पी टाइप। डोपिंग किसमें करते थे? टेट्रावैलेंट एटम्स में। जो आपके 14th ग्रुप के एलिमेंट थे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और जब ये आपस में बॉन्डिंग करते थे तो इनकी ऑक्टेट पूरी हो जाया करती थी, तो इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता था। इसलिए इनकी कंडक्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर बढ़ाकर जो करते थे वो तो इंट्रिंसिक हो ही गया। अब इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलने के लिए क्या करते थे हम, या तो लोअर ग्रुप की इंप्योरिटी 14th ग्रुप में 13th ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते थे, या 14th ग्रुप में 15th ग्रुप की। 14 ग्रुप में जब हम 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते थे तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी बोला जाता था, और इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी से क्या होता था, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते थे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी जो है वो आपकी क्या बनाती थी, एन टाइप। क्यों बनाती थी? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कंडक्टिविटी होती थी। इलेक्ट्रॉन्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे वर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम 14 ग्रुप एलिमेंट्स में 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की इंप्योरिटी मिलाते थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाते थे, तो होल्स क्रिएट होते थे, और होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती थी, इसलिए उनको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता था, क्योंकि पॉजिटिव होल्स माने जाते हैं। तो ये था आपका कंडक्टर के 3 टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप। और इन सारे कंडक्टर्स का यूज हमारी बहुत सारी डिवाइसेस में होता है। आज का जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, इन सभी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल हैं कंडक्टर्स। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं आपके कौन कौन से, एक तो आपके मेटल्स हैं और एक सेमीकंडक्टर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स उन कंडक्टर्स को बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? मेटल हैं पहले तो, और दूसरा है मेटल के बाद सेमीकंडक्टर्स। तो इन दोनों में आप देखिए किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि मेटल में मेटल आयंस होते हैं, और क्या होते हैं, कर्नेल्स इनको बोलते हैं। मेटल आयंस को क्या बोला जाता है? कर्नेल्स बोला जाता है। ये आपके मेटल आयंस हैं, और बीच में इनके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये मेटल आयन हो गए, बीच में आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो मेटल आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है,
वो चार्ज लेके आगे जा रहे हैं इन कर्नेल्स के बीच में से होके, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कर्नेल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। मेटल आयंस क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाती है। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होगी, ये डिक्रीजेस हो जाएगी, डिक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रीजन आपको बता दिया है, बिकॉज कर्नेल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे क्रिएट द हिंड्रेंस इन द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आती है बात सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्या होता है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों भैया, क्या बात हो जाती है, आपको बताया था कि कंडक्शन में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो नहीं करते हैं, किस कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन एम्प्टी बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन जंप करके। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। अब हम अगला जो टॉपिक है अपना वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसको हम स्टडी करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट या रिपेल होने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो क्यों आती है, उसका रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक होगा तो उसकी वजह होगी उसमें प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन, आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है और अपनी एक्सिस पर भी मूव करते हैं। जिस तरह से अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है और अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है और एक स्पिन मोशन होता है। ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है और स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। लेकिन ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है, और स्पिन की वजह से मेनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो आपको देखिए हमने ये दिखाया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिटल मोशन है, एक तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और दूसरा होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन जब आपका ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है तो अपनी एक्सिस पर भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। लेकिन जो आपका एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड, वो हमेशा कैसा घूमता है, क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है दैट इज नेग्लिजिबल, लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से होता है वो ही मेनली मैग्नेटिक मूवमेंट होने का रीजन है। अब इस मैग्नेटिक मूवमेंट को हम काय से डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू स्पिन ऑनली, एसओ का मतलब है स्पिन ऑनली, ये लिखा है म्यू एसओ। तो स्पिन की वजह से, केवल स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसका फार्मूला है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन ये मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है और 1 बोहर मैग्नेटॉन इक्वल कितना होता है, 1 बोहर मैग्नेटॉन इक्वल होता है 9.27 × 10⁻⁻24
एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बोहर मैग्नेट्रोन. यहां n क्या है? स्मॉल n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू क्या है? म्यू है मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, और आपका SO हमने बताया सब स्क्रिप्ट में लिखा है स्पिन ऑनली. तो ये तो रहा आपका मैग्नेटिक मोमेंट और उसका रीजन. तो अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स के, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम पहली तरह के जो सॉलिड्स हैं दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सबस्टेंस. कौन से हैं? सबसे पहले हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस. Diamagnetic substances are those substances which are weakly repelled in external magnetic field. जो external magnetic field में repel होते हैं वो कहलाते हैं diamagnetic substances. क्या होता है इनका? weakly repelled in external मैग्नेटिक फील्ड. जो वीकली रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिज्म. एंड दिस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होने की is called diamagnetism. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है टाइटेनियम ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, TiO2, V2O5, K4FeCN6, NaCl. These all substances are diamagnetic in nature. अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में या डायामैग्नेटिज्म शो करने वाले सब्सटेंसेस में क्या खासियत होती है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होंगे जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. मतलब these substances do not contain unpaired electron. तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक substance do not contain unpaired electrons. मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, तभी वो डायामैग्नेटिज्म शो करेंगे, तभी वो एक्सटर्नल फील्ड में जो है मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे. तो ये तो हो गए डायामैग्नेटिक. अब दूसरे टाइप के आते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस. पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस किन्हें कहते हैं? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर दो सबस्टेंसेस which are attracted by external magnetic field. तो which are attracted by external magnetic field, वो तो कहलाए आपके पैरामैग्नेटिक. अब इस पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, मतलब जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं या जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह के सबस्टेंसेस को पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म. एग्जाम्पल देख लीजिए इसके. फॉर एग्जाम्पल O2, NO, वेनेडियम ऑक्साइड,
वेनेडियम डाइऑक्साइड, इस तरह के सब्सटेंसेस जो है वो आयन भी होते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड है, Cu+2 आयन है, ये सारे जो है वो क्या हैं, ये जो है सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। हमने O2 के बारे में आपको फर्स्ट ईयर क्लासेस में भी बताया था कि O2 का जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। तो ये O2 मॉलिक्यूल NO, VO, VO2, TiO, कॉपर आयन, these all are paramagnetic in nature, means these are attracted by external magnetic field. ये क्यों होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस contains one or more unpaired इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेंगे? जिनमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे या पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो दो सब्सटेंस आपको बता दिए, डायामैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं, और ये एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से होते हैं। दूसरे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और ये दोनों ही जो प्रॉपर्टी है, डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, ये टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। जब आपको फील्ड क्रिएट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएंगी, जैसे ही फील्ड आप हटाएंगे वैसे ही इनमें डायामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। तो these two properties are temporary। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम और आगे तीन तरह के हैं सब्सटेंसेस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से करिए। तो आपके इसके बाद आगे हम चलते हैं। दो तरह के सब्सटेंस आपके बता दिए, एक तो डायामैग्नेटिक और दूसरे पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिज्म किसकी वजह से थी? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से, जबकि पैरामैग्नेटिज्म थी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तीसरे टाइप के जो हमारे सब्सटेंस हैं वो हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड टाइप के हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लें तो उनमें मैग्नेटिज्म बना रहता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड गेट मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। समझ गए होंगे कि जो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंटली आ जाती है, ऐसे सब्सटेंस बोले जाते हैं फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जाम्पल हैं FeCO(Ni)। ये तीन एलिमेंट जो हैं वो कैसे हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं। इसके अलावा इनके ऑक्साइड CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इन सब्सटेंस जैसे आयरन है, आयरन की रॉड्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। अब बात आती है
कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कैसे होती है। तो आपको बता दें, कोई अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी ग्रुपिंग होती है। क्या होती है? ग्रुपिंग होती है। कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में होते हैं। तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत सारी अलग अलग टिनी मैग्नेट्स बनती हैं, छोटी छोटी मैग्नेटिक तैयार होती हैं। मान लीजिए ये आपका एक टुकड़ा था लोहे का, इसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में थे, तो एक ये टिनी मैग्नेट तैयार हो गई, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए इसमें जो है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका जो है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। इसमें मान लीजिए आपके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ये है। इसमें आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो सपोज करिए इस तरफ है, और इसमें मान लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो क्या है, सब अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, और इस वजह से इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैसा है? 0 है। अब हमने क्या किया, इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ये है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये अलग अलग ग्रुपिंग है, इनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इनके जो डोमेन्स थे, जो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, वो एक ही डायरेक्शन में उनका ग्रुपिंग होने लगता है। तो इस तरह से क्या हुआ, सारे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है, तो इस तरफ मान लीजिए ये ग्रुपिंग होने लगी। कुछ ग्रुपिंग हो गए, कुछ बाद में आगे चल के सारे जो है वो एक ही डायरेक्शन में इनका ग्रुपिंग हो गया। सारे डोमेन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ गए, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। तो इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आपके ओरिएंटेड हो जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लें तो भी इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिनिश नहीं होती है। तो दिस इज द रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो तीसरे टाइप के आपके सबस्टेंसेस कौन से हो गए? फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। चौथे हैं कौन से? फोर्थ हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिज्म एक्सपेक्ट किया जाता है। ये समझा जाता है कि इनमें पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, लेकिन इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? 0 होता है। और वो क्यों होता है उसका रीजन समझ लें। इसमें जो डोमेन्स होते हैं वो ये मान लीजिए एक डोमेन, दूसरा डोमेन ये, तीसरा डोमेन ये, चौथा डोमेन ये, पांचवा डोमेन ये, छठवां डोमेन। डोमेन क्या है? कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। इक्वल डोमेन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल डोमेन्स आर in opposite direction. So net मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस तरह के सबस्टेंस बोले जाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड,
निकेल ऑक्साइड, ये सारे सब्सटेंस कैसे हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच एक्सपेक्टेड पैरामैग्नेटिज्म और ferromagnetism due to presence of unpaired electrons, but they actually have net zero dipole moment are called anti-ferromagnetic substance। तो ये फोर्थ टाइप हो गया। और लास्ट टाइप हमारा बचा है पांचवा, वो है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो है और इसके बाद आता है फिफ्थ फेरी। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उनमें मैग्नेटिज्म जो होता है बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि अनइक्वल नंबर में डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो दो सब्सटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू हैव large magnetism but actually have a small net magnetic moment are called ferromagnetic substance। For example, magnites, example इनके क्या हैं, मैग्नाइट Fe3O4, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नाइट बोलते हैं। फेराइट, फेराइट M+2Fe2O3, इनको क्या बोलते हैं, फेराइट्स बोलते हैं। जहां M क्या है, MgCuZn, M क्या है, MgCuZn। तो ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, क्या होता है इनमें कि अनइक्वल नंबर में जो डोमेन्स होते हैं, मान लीजिए दो डोमेन्स आपके ये हैं, एक डोमेन ये हो गया, फिर दो डोमेन ये हैं, फिर एक ये अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर दो डोमेन, तो काफी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन इसमें कुछ जो है डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने की वजह से इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, और इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये इस तरह से आपके 5 टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर थे सब्सटेंसेस के, और ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। यहां इसमें क्या लिखेंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वजह से ये इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ये स्मॉल होता है, तो ये कहलाए आपके फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये आपका इस तरह से चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।